सो लास्ट क्लास में बेटा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट किया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा। तो मैंने आपको बेटा बताया था कि जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, एक कंपाउंड बनाते हैं और उस कंपाउंड का नाम होता है आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयन से बना हुआ कंपाउंड, आयन्स के एक्सचेंज होने की वजह से बना हुआ एक कंपाउंड। ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको बेटा एग्जाम्पल्स भी समझाए थे बेटा, एग्जाम्पल से भी समझाया था मैंने आपको। जैसे कि मान लो हमारे पास अगर सोडियम है बेटा, सोडियम है और हमारे पास क्लोराइड है, तो सोडियम के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं उसको ब्रेक करता हूं तो ब्रेक करके आएगा बेटा 2, 8, 1। और अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 17, इसको ब्रेक करके आएगा 2, 8, 7। अगर हम इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करें बेटा, आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास सोडियम में है बेटा 1, तो अगर ये 1 है और मुझे इसको कंप्लीट करना है बेटा, तो या तो मैं इसमें 7 प्लस करूंगा या 1 को क्या करूंगा, माइनस। तो हम हमारे लिए इजी से बेटा 1 को माइनस करना। और क्लोरीन की बात करें बेटा, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 7, इसको कंप्लीट करने के लिए या तो मैं 1 प्लस करूंगा या फिर 7 को माइनस करूंगा। तो 1 को प्लस करना इजी है। तो मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट क्लास में भी कि अगर सोडियम को एक लूज करना है, सोडियम को बेटा लूज करना है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन को गेन करना है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, तो उस सिनेरियो में यहां पे क्या होगा, उस सिनेरियो में सोडियम क्योंकि उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा क्लोरीन को जिसको गेन करना है। और इस तरीके से क्या बन जाएगा बेटा, इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा सोडियम के, आप साथ में एक डॉट लगाओगे बेटा क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के साथ आप बेटा 7 लगाओगे क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। इस तरीके से मैंने आपको सिखाया था बेटा बनाने के लिए। अब क्या करेंगे, क्योंकि क्लोरीन सोडियम को बेटा लूज करना है यानी कि वो क्लोरीन को देना है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। और ऐसे सिनेरियो में हमारे पास आएगा Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस आएगा बेटा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था क्योंकि सोडियम लूज कर रहा है तो जो लूज वाले के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो पॉजिटिव होते हैं, और जो गेन कर रहा है उसके जो आयन्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सोडियम जो कि लूज कर रहा है उसके आयन्स पॉजिटिव होंगे और क्लोरीन के आयन्स नेगेटिव होंगे, और फिर आप इसको मर्ज करके लिख दोगे NaCl। ये बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि लूज करने वाले का आयन्स जो हैं वो पॉजिटिव क्यों होते हैं और गेन करने वाले के आयन्स जो हैं वो नेगेटिव क्यों होते हैं। हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट बेटा रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि लूज करने वाले के इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाले के जो आयन्स है वो पॉजिटिव क्यों होते हैं और गेन करने वाले के आयन्स नेगेटिव क्यों होते हैं। तो इसको ध्यान से समझते हैं बेटा। अब ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूं कि सोडियम ने यहाँ पे लूज करा फिर भी इसके आयन पॉजिटिव है, और क्लोरीन ने यहाँ पे गेन करा फिर भी इसके आयन्स नेगेटिव है। ऐसा क्यों, समझते हैं बेटा। अब यहाँ पे हमारा आज का मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है। थोड़ा सा मैं व्हाइट स्पेस ले लेता हूं, ध्यान समझना बेटा। पहले हम बात करेंगे बेटा सोडियम के लिए, पहले हम सोडियम के लिए बात करते हैं। सोडियम में मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। आप लोगों ने बेटा 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या होते थे बेटा, पॉजिटिव आयंस होते थे, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता था, नेगेटिव आयंस होते थे, या पॉजिटिव चार्ज बोल लो नेगेटिव चार्ज बोल लो। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब सोडियम के पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यानी कि 11 ही इसके पास प्रोटॉन्स होंगे और 11 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। बट अब सोडियम कर क्या रहा है बेटा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, इस सिनेरियो में प्रोटॉन्स तो 11 ही रहेंगे क्योंकि प्रोटॉन्स तो लूज कर नहीं रहे, लूज तो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, 10 कैसे हो जाएगा, 11 में से 1 इसने लूज कर दिया, इसलिए ये बच जाएगा 10। अब इस सिनेरियो में तो ये इक्वल रहा ही नहीं, इस सिनेरियो में तो ये नॉट इक्वल हो गया, क्योंकि हमारे पास होना क्या चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। बट क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो इसकी वजह से ये अनइक्वल हो गए। प्रोटॉन 11 के 11 ही रहे क्योंकि प्रोटॉन तो लूज हुआ नहीं, प्रोटॉन तो 11 के 11 ही रहे, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, एक माइनस हो गए, जिसकी वजह से वो 11 से अब 10 हो गए। अब ऐसे सिनेरियो के अंदर ये तो इक्वल नहीं रहे, तो अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा ताकि ये वापस से इक्वल हो जाए। तो इसलिए जो इसका आयन का साइन रहता है ना वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि इसमें बेटा मुझे प्लस करना पड़ेगा ताकि मैं इसको इक्वल कर सकूं। मैं कर नहीं रहा प्लस,
सिर्फ सोच रहा हूं ऐसा कि अगर इसको इक्वल करना है तो मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा, तो इसलिए इसके जो चार्ज पार्टिकल होते हैं बेटा वो क्या रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। इसलिए सोडियम भले ही एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है लेकिन स्टिल सोडियम का चार्ज मैं क्या रखता हूं, पॉजिटिव। भले ही सोडियम बेटा यहाँ पे लूज कर रहा है, स्टिल मैं सोडियम का चार्ज क्या रखता हूं बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि लूज करने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं जबकि प्रोटॉन उतने ही हैं। अब क्योंकि उसको मेरे को बराबर लेके आना है, प्रोटॉन को तो मैं चेंज कर नहीं सकता, प्रोटॉन तो फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रॉन में मुझे गेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका चार्ज क्या आता है बेटा, पॉजिटिव आ जाता है। अब ये चीज क्लोरीन के हिसाब से देख लेते हैं। क्लोरीन क्या होता है बेटा, क्लोरीन जो है वो गेन करता है, ठीक है। अभी हमने समझा था ना कि क्लोरीन क्या कर रहा था बेटा, गेन कर रहा था, तो क्लोरीन को भी समझते हैं बेटा, एक सेकेंड। सो देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा 70, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा, कंप्लीट होने के लिए गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन को। अब समझते हैं ध्यान से बेटा, अगेन प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं बेटा वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 ही है। बट अब क्या हुआ बेटा, अब समझो, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो प्रोटॉन्स तो 17 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आ सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बेटा, 17 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस होके ये 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने गेन कर लिया है। अब इस सिनेरियो में तो फिर से वही वाली बात आ गई कि ये तो अनइक्वल हो गए, ये तो मैच ही नहीं हो रहे। 17 प्रोटॉन तो 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 17 से 18 हो चुके हैं। अब उस सिनेरियो में अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, इसलिए इसका जो आयन आता है बेटा वो आता है नेगेटिव। भले ये गेन कर रहा है स्टिल इसका आयन क्या आता है, नेगेटिव। और इन दोनों के मर्ज होने से क्या बनता है बेटा, NaCl। और मैंने आपको बताया था बेटा, एक चीज ये भी बताई थी कि जो मेटल होता है वो उसका जो आयंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो नॉन मेटल होता है बेटा इसके आयंस नेगेटिव होते हैं। आप चाहो तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल के नेगेटिव होते हैं। और नहीं तो आप ये जो मैंने यहाँ पे सिनेरियो बताया बेटा, इस सिनेरियो से भी याद रख सकते हो कि किसका कितना रहेगा, मतलब किसका पॉजिटिव रहेगा और किसका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। जिसके इलेक्ट्रॉन बेटा कम हो जाएंगे उसका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, उसका आयन पॉजिटिव होगा, और जिसके इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे यानी कि गेन कर जाएगा उसका आयन नेगेटिव रहेगा। तो मैंने आपको यही तो बताया था कि गेन वाले का आयन नेगेटिव और लूज करने वाले का पॉजिटिव। तो यही लॉजिक के साथ बेटा आपको यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का पता चलेगा। सो बेटा रीड करते हैं, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है इन द अबव एक्टिविटीज यू सॉल्व द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद अ नंबर ऑफ reagent. Why do metals react in this manner? Let us recall what we have learned about the electronic configuration of element in class 9. We learned that noble gases which have a completely filled valency shell show little chemical activity. We therefore explain the reactivity of metal as a tendency to attain a completely filled valency shell. तो कह रहा है पीछे जो हमने बेटा अभी तक जितने भी रिएक्शंस पढ़े बेटा मेटल के, तो कह रहा है कि वो सारे रिएक्शंस मेटल करता ही क्यों है, मतलब क्यों करता है इस तरीके से। तो फिर आपको रिकॉल करवा रहा है बेटा, कह रहे कि 9th क्लास में ना आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ा हुआ बेटा। हर एलिमेंट का आपको पता है बेटा अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, मतलब हर इलेक्ट्रॉन के अपने हर एलिमेंट्स के अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा और उनका अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। और कह रहे हैं वहां पे आपने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा होगा। नोबल गैस जो होती है बेटा ये वो गैसेस होती हैं जो कंप्लीटली फिल्ड होती है बेटा। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब हो गया जैसे हीलियम, तो हीलियम जो है बेटा नोबल गैस है जिसकी वैलेंसी 2 होती है, या ऐसा कह लो कि जिसके इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, और अगर आप इसको ब्रेक करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में तो के शेल में आपके पास 2 ही आएगा। ऐसे एक होता है बेटा हीलियम, हीलियम में कितना आता है बेटा, हीलियम में आता है, सॉरी हीलियम तो हो गया, नियॉन, नियॉन का कितना होता है बेटा 10, 10 को ब्रेक करोगे तो के में आएगा 2 और एल में आएगा 8। तो देखो ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें आर्गन, तो आर्गन का होता है बेटा 18, अगर आप ब्रेक करोगे तो आएगा 2, 8 और 8 यानी कि एम में आ जाएगा 8, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो ऐसी गैसेस बेटा जो कंप्लीटली फिल्ड होती हैं, जिनके जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टाइम पे, तो उसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जितने भी और एलिमेंट्स है ना बेटा ये रिएक्ट इसीलिए करते हैं ताकि ये भी अपने आप को कंप्लीटली फिल कर सके। जैसे अभी बेटा मैंने आपको पीछे ही बताया था, अभी जो समझाया था मैंने कि सोडियम है बेटा, सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11 और क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17। तो ये आपस में अपने आप को इसीलिए रिएक्ट कराते हैं ताकि ये कंप्लीटली फिल हो सके बेटा, कंप्लीटली क्या हो सके, फिल हो सके, कंप्लीटली भर सके। जैसे कि सोडियम है बेटा, सोडियम अपना एक लूज करके 10 हो जाएगा,
और जिससे ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और क्लोरीन 17 है, अपना 1 प्लस होके 18 हो जाएगा और ये भी कंप्लीटली फिल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपस में इन दोनों को रिएक्शन करना पड़ेगा, आपस में इन दोनों को अपना रिएक्शन करना पड़ेगा। तो बस यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे मेटल्स और नॉन मेटल्स बेटा इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने आप को कंप्लीटली फिल कर दें, अगर वो नहीं है तो। जबकि कुछ एलिमेंट्स जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल होते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है बेटा। जबकि बाकी नहीं है, तो बाकी चाहते हैं कि वो अपने आप को कंप्लीटली फिल कर दे। तो अब ये करेंगे कैसे बेटा, देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कह रहे हैं कि अब एक एक करके देखते हैं बेटा हम कुछ नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको ऑलरेडी बेटा कुछ के बता चुका हूं, जैसे अभी मैंने देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको अभी बताया था जस्ट कि हीलियम का 2 होता है, तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो K में 2 जाएगा। नियॉन का बेटा 10 होता है, ये सारे नियॉन, ये सारे नोबल गैसेस हैं, इसको ब्रेक करोगे तो आएगा 2 और 8। इसी तरीके से आर्गन की बात करें बेटा तो आर्गन होता है बेटा 18, इसको ब्रेक करोगे तो आएगा 2 8 8, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मेटल ले ले तो सोडियम एक मेटल है बेटा, तो सोडियम का आएगा बेटा 11 का 2 8 और 1। मैग्नीशियम का होता है बेटा 12, तो मैग्नीशियम का आ जाएगा 2 8 और 2। एल्यूमिनियम का 13 होता है बेटा, तो 13 को ब्रेक करोगे तो 2 8 3। तो ये मेटल्स का हो गया। नॉन मेटल का अपना हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है बेटा, तो ब्रेक करोगे तो 2 6। तो ऐसे करके आप कोई भी ले सकते हो। और तो कह रहे हैं कि देखते हैं बेटा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के भी, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी। तो मैंने कुछ आपको यहाँ पे दिखा दिए बेटा, कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ऑल्दो मैंने अपना टेबल भी दे रखा है, हम उस टेबल को भी गो थ्रू करेंगे एक बारी। कह रहे वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट अ सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। कह रहे अगर आप टेबल 3.3 को देखोगे ना तो सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है ना वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैं अब टेबल 3.3 तो देखो बाद में दिखाऊंगा, मैं नीचे बना देता हूं क्योंकि बार बार हम आगे पीछे तो नहीं कर पाएंगे। तो देखो सोडियम का होता है 11, अगर मैं उसको ब्रेक करता हूं तो ब्रेक करके आएगा 2 8 और 1। तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया बेटा, ये लास्ट वाला मैंने आपको बताया था, जो सबसे लास्ट शेल होता है वो आउटर मोस्ट शेल होता है। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इफ इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स m shell then its L shell now becomes the outermost shell and that has a stable octet। क्या मतलब है बेटा, कह रहे हैं कि अगर ये मैं m में से, जैसे ये L है, ये सॉरी ये K है, ये L है और ये m है, कह रहे हैं अगर m में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूं, तो लेट्स से ये देखो मैं माइनस कर रहा हूं, मतलब इसको मैं ऐसे डार्क करके हटा रहा हूं, तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो कह रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल है ना अब वो अब L बन जाएगा। और L में होते कितने मैक्सिमम है 8, और इसमें भी 8 ही है, तो उस हिसाब से ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, जिसको हम स्टेबल भी बोल सकते हैं कि ये स्टेबल हो जाएगा। और ऑक्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो ऑक्टेट से बन जाएगा बेटा कि ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा भर जाएगा। अगर मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता हूं, आगे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज 11 प्रोटॉन बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बिकम 10, सो देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिवन अस अ सोडियम कैटायन दैट इज Na+। अब देखो ये वही वाली बात आती है जो मैंने अभी आपको आज की क्लास में बताई थी कि सोडियम का पॉजिटिव आयन क्यों होता है। तो देखो उसका लॉजिक क्या बता रहा है, कह रहा है लॉजिक ये है कि अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो दोनों में 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो लूज कर रहा है एक, तो ऐसे करने से ये 11 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, जो कि अनइक्वल हो जाएंगे। तो उस सिनेरियो में यहां पे जो नेट चार्ज आएगा, मतलब वो जो आएगा, जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव वाला आएगा, यानी कि Na+ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे ये 10 हो चुका है। अब अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो मुझे एक्चुअली में यहां पे प्लस करने की जरूरत है, करना नहीं है, प्लस करने की जरूरत है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज हम बोल सकते हैं, Na+, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसका होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको आज बता चुका हूं। इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें बेटा, तो क्लोरीन में कह रहे हैं कि जो क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एंड इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, सोडियम का अगर आप देखोगे तो क्लोरीन का बोल रहा है वो, क्लोरीन का अगर आप देखोगे तो क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन से 70, ब्रेक करोगे तो आएगा 2 8 7, इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में आ रहा है बेटा 7। तो अगर मुझे इसे कंप्लीट करना है तो या तो मैं इसमें 1 प्लस कर दूं या 7 माइनस कर दूं। 7 माइनस करना मुश्किल है, तो इसमें मैं 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूंगा बेटा, प्लस कर दूंगा, और ऐसे करके ये कंप्लीट ऑक्टेट बना लेगा, यानी कि कंप्लीट शेल बना लेगा।
ठीक है। अब इस सिनेरियो में समझते हैं कि ये नेगेटिव कैसे होगा बेटा। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बेटा बताया था कि ये नेगेटिव कैसे होगा। अगर हम दोबारा से देखिए बेटा, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये मैं आपको बता चुका हूं। प्रोटॉन्स मेरे पास 17 है, इलेक्ट्रॉन मेरे पास 17 है, लेकिन प्रोटॉन तो 17 ही रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन में एक गेन हो रहा है तो ये 18 हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये अनइक्वल हो जाएगा। तो अगर मुझे इसे बैलेंस करना है तो मुझे इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे क्लोरीन जो है बेटा उसका चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है आगे, कह रहे हैं इफ सोडियम एंड क्लोराइड वर टू रिएक्ट द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। तो कह रहा है ऐसे सिनेरियो में अगर सोडियम जिसको एक लूज करना है और क्लोरीन जिसको एक गेन करना है, अगर वो आपस में रिएक्ट कर ले तो सोडियम जो लूज करना चाह रहा है वो क्लोरीन गेन कर लेगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से क्लोरीन जो है ना उसके चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, रीजन देखो बेटा, कह रहे बिकॉज इफ न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द केशन। तो कह रहे कि प्रोटॉन तो 17 ही है बट इलेक्ट्रॉन अब 17 की जगह 18 हो चुके हैं, ऑब्वियसली एक बढ़ चुका है ना। तो इसकी वजह से यहां पे क्लोरीन क्या आएगा बेटा, अनायन यानी कि Cl माइनस। So both these element can have a give and take relation between them as follows। तो इस तरीके से सोडियम और क्लोरीन के बीच में बेटा कैसा रिलेशनशिप बन जाएगा, गिव एंड टेक रिलेशनशिप। गिव एंड टेक रिलेशनशिप का मतलब हो गया बेटा एक दे रहा है और दूसरा ले रहा है। तो सोडियम यहाँ पे दे रहा है और क्लोरीन यहाँ पे ले रहा है। इस तरीके का रिलेशनशिप बन के यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगा। अब कैसे होगा दोनों के बीच में रिएक्शन, मैं ऑलरेडी बेटा आपको लास्ट क्लास में दिखा चुका हूं, और मैंने आपको बोला था बेटा बुक वाला जो प्रेजेंटेशन होगा वैसा मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं कराऊंगा। मैंने आपको अपने तरीके से लास्ट क्लास में ऑलरेडी प्रेजेंटेशन करवा दी है, तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको इस तरीके से दिखाया था कि Na जो है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 11 है। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो यह आएगा 2, 8, 1। ठीक है, इन्होंने भी ऐसे करा है बट इन्होंने लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया बेटा। ठीक है, इसी तरीके से क्लोरीन का बेटा होता है 17, तो क्लोरीन का ब्रेक हो जाएगा 2, 8, 7। अब यहां पे ये 1 लूज करेगा, इसको मैं नीचे लिख दूंगा। ठीक है, तो ऊपर नहीं लिख के यहां पे लिख दूंगा, सोडियम का लिख दूंगा लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन में लिख दूंगा गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इस सिनेरियो में बेटा सोडियम के पास मेरे पास आएगा 1 डॉट, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में बेटा मेरे पास 1 है, और क्लोरीन में आएगा बेटा 7, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास 7 है। और बस यहां से फिर आप इसको एरो बना के इसको ट्रांसफर होता हुआ दिखा दोगे, और बस इस तरीके से बन गया। तो अब आप लिख दोगे Na+ और Cl- और कंबाइन करके लिख दोगे NaCl। तो ये प्रेजेंटेशन हो जाएगी मेरी वाली, और इन्होंने भी कुछ इस टाइप की करी है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है बेटा, कुछ कुछ मिलती जुलती है। ठीक है, अब देखो आगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। अब यहां से बेटा आपका ध्यान रखना है आपको, कह रहे कि ये दोनों जो चार्ज, ये दोनों जो बेटा कनेक्शन बन रहे हैं ना इनके बीच में गिव एंड टेक रिलेशनशिप, ये इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि इनके ऑपोजिट चार्ज है बेटा, ऑपोजिट चार्ज, यानी कि सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज है। अब आपको पता है बेटा जब आपके ऑपोजिट चार्ज होते हैं, जब आपके बेटा ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो जो चीजें होती हैं, जो भी दो चीजों के बीच में रिएक्शन होता है बेटा, वो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे मैग्नेट का पता है ना बेटा आपको, मैग्नेट में अगर ऑपोजिट पोल्स होते हैं, यानी कि नॉर्थ और साउथ होता है, जैसे कि मान लो ये मैग्नेट का नॉर्थ साइड है और ये मैग्नेट का साउथ साइड है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के तरफ खींचे चले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर ये सेम पोल होता बेटा, नॉर्थ पोल होता, तो ये रिपेल हो जाते। देन बेटा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो ऑपोजिट चार्ज बेटा रहेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसी की वजह से इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा जनरेट हो जाती है। मतलब कि दोनों जो है आपस में एक दूसरे का स्ट्रांगली क्या कर देते हैं बेटा, अट्रैक्ट हो जाते हैं और मिलके क्या बनाते हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड। फिर कह रहे हैं इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स बट एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। तो कह रहे हैं कि जो सोडियम चार्ज होता है बेटा वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा, चार्ज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब जब ऑपोजिट चार्ज होता है बेटा, ये ऑपोजिट चार्ज मिलके ही आपस में सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं हो सकता ये।
सो नेक्स्ट पेज पे बेटा आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का इन्होंने रिएक्शन बेटा बताया कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है किस तरीके से यहाँ पे बनता है। तो इसको भी बेटा ध्यान से समझते हैं, इसको भी मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में कंसिडर नहीं किया था, तो इस वाले एग्जाम्पल को बेटा मैं इस समय कंसिडर करता हूँ और आप लोगों को बेटा बना के दिखाता हूँ। देखो मैग्नीशियम का हमारे पास क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम का हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 12। अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक करके आएगा बेटा 2,8,2, ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा क्लोराइड की, तो क्लोराइड में आएगा 17 का, इसमें आएगा बेटा 2,8,7। सो अगर आप इसको बेटा देखोगे, कंप्लीट करने का सोचोगे, तो उस सिनेरियो के अंदर मेरे पास मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 2, अगर मुझे इसे कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने के लिए या तो मैं +6 कर दूं और या तो मैं 2 माइनस कर दूं। तो 2 माइनस करना बेटा ज्यादा इजी है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में बेटा 7 आ रहा है, लास्ट में 7 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो मैं इसमें 1 प्लस करूं और या तो फिर 7 माइनस करूं। 1 प्लस करना ज्यादा इजी है। तो उस सिनेरियो में अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं बेटा, लेकिन क्लोरीन सिर्फ एक ही ले सकता है बस। ध्यान से देखो बेटा, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं बेचने के लिए बोल रहा हूं, जस्ट ऐसे मजाक में, मतलब बेचने का इन द सेंस का मतलब है इसको लूज करना है यहाँ पे, अगर उसको कंप्लीटली फेल होना तो। और क्लोरीन को एक ही लेना है बस, ताकि वो कंप्लीटली फेल हो जाए। तो देखो किस तरीके से होगा, मैग्नीशियम तो अपने पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बना देगा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बना दिए। क्लोरीन का अगर हम देखें तो क्लोरीन अपने पास 7 बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्लोरीन को सिर्फ एक ही चाहिए, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना एक तो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ऐसा करने से क्लोरीन तो कंप्लीट हो गया, क्लोरीन को सिर्फ एक ही चाहिए था और क्लोरीन तो बन गया। लेकिन मैग्नीशियम के पास तो अभी भी एक और बचा हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास तो 2 एक्स्ट्रा थे, तो मैग्नीशियम के पास तो अभी भी एक बचा हुआ है। तो क्लोरीन कहेगा कि वेट करो, मैं अपने एक और भाई को ले आता हूं, यानी कि क्लोरीन भाई को ही ले आता हूं, एक और क्लोरीन को ले आता हूं, तो आप उसको दे देना ये चीज। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का एक मैग्नीशियम की यूनिट जो है ना 2 क्लोरीन को सेटिस्फाई कर सकती है। मैग्नीशियम की एक यूनिट जो है बेटा 2 क्लोरीन को सेटिस्फाई यहां पे कर सकती है। एक सेकेंड, तो यहां पे आप बना दोगे डॉट। अब इस तरीके से देखो इसका रिएक्शन कैसे बनेगा। देखो Mg का तो रहेगा पॉजिटिव, Mg क्योंकि लूज कर रहा है तो Mg का रहेगा पॉजिटिव। क्लोरीन का समझो बेटा, और पॉजिटिव में 2 पॉजिटिव रहेगा बेटा। मैग्नीशियम का जो रहेगा ना Mg का रहेगा वो 2 पॉजिटिव रहेगा। 2 पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। Mg जो है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इसलिए उसका रहेगा 2 पॉजिटिव। और क्लोरीन का समझते हैं, क्लोरीन 1 गेन कर रहा है, तो उसका रहेगा 1 माइनस। तो आपको पता है बेटा 1 की वैल्यू नहीं होती है, आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो हटा के सिर्फ माइनस माइनस भी लिख सकते हो। लेकिन क्लोरीन के ऐसे 2 रिक्वायरमेंट है, क्लोरीन के ऐसे 2 की रिक्वायरमेंट है, इसको आप ऐसे लिख दो ब्रैकेट में, ऐसे 2। अब आप अगर इसको रिएक्शन दोगे तो ये करके आएगा MgCl2। मैंने आपको बेटा पहले भी समझाया था लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रॉन्स जो ये ना, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, MgCl2। तो इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का जो रिएक्शन बन के आएगा वो आएगा MgCl2। आगे बोल रहे बेटा, द कंपाउंड फॉर्म्स इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोल रहा है बेटा, कह रहा है कि ऐसे कंपाउंड्स बेटा जो ऊपर, जैसे हमने जो मैनर देखे ना बेटा, जिस तरीके से ऊपर हमने देखा बेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बेटा ट्रांसफर हो रहे हैं, कहां ट्रांसफर हो रहे हैं, मेटल्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है बेटा, नॉन मेटल्स को दे रहा है, ताकि ये जो है कंप्लीटली फिल हो सके। तो उस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। अब इसको एक और नाम से बुलाते हैं जो जनरली बच्चा पेपर में भूल जाता है, और वो होता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो आपको भूलना नहीं है बेटा, आयनिक कंपाउंड बोल लो या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोल लो, एक ही बात है बेटा। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है, दोनों एक ही बात है। चाहे आप इसको आयनिक कंपाउंड बोलो, चाहे आप इसको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। फिर कह रहे हैं, कैन यू नेम द कैटायन एंड अनायन प्रेजेंट इन MgCl2। तो क्या आप इसका कोई नाम दे सकते हो? तो यस बेटा, ये जो MgCl2 है ये क्या है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड जो यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास यहाँ पे टॉपिक खत्म हो रहा है, और हमने देखा कि जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा, और किसके बेसिस पे रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के बेसिस पे, यानी कि आयंस के ट्रांसफर के बेसिस पे रिएक्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब हमें पढ़ना है बेटा इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में।
ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी कि आयन कंपाउंड जो है इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस किस टाइप का कंपाउंड ये बनाती हैं, उसका कैसा नेचर होता है, क्या वो स्ट्रांग होते हैं, क्या वो वीक होते हैं, ये सारी बातें जो है ना बेटा हमें एक एक करके यहाँ पे देखनी है। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या कह रहे हैं बेटा, इस एक्टिविटी को अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, सीधा हम इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं, फिर हम इस एक्टिविटी के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपको बाकी सारी बातें समझ आ गई ना जो इसकी एक्चुअल में मेन प्रॉपर्टीज है, तो ये एक्टिविटी समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखो आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं बेटा, जैसे कि यहाँ पे आपका सोडियम क्लोराइड ले रखा है, आपका लिथियम क्लोराइड ले रखा है, कैल्शियम क्लोराइड ले रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड ले रखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड ले रखा है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे बेटा अलग अलग आयनिक कंपाउंड्स इन्होंने ले रखे हैं, ये सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से बने हुए हैं। अगर आप इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखो तो देखो कितना ज्यादा है, यानी कि सोडियम क्लोराइड को अगर आपको मेल्ट करना है तो आपको 1074 केल्विन पे इसको मेल्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसको सेल्सियस में करना है बेटा तो 1074 में से माइनस कर दो 273, जब आप माइनस करोगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उतना सेल्सियस डिग्री सेल्सियस जो है ना आपको इसका टेम्परेचर रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। मतलब माइनस करने के बाद भी 800 समथिंग इसका आंसर आने वाला है। तो इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट 800 समथिंग मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मतलब 800 डिग्री सेल्सियस की जो हीट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो उतना ज्यादा डिग्री टेम्परेचर जब हम इसको देंगे ना तो तब जाके ये मेल्ट होगा। इससे क्या समझ आ रहा है बेटा, इससे समझ आ रहा है कि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बन रहा है जो कि इतना आसानी से पिघलेगा नहीं। इसी तरीके से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट तो और भी ज्यादा है, यानी कि अगर मेरे को इसको उबालना है तो उबालने के लिए तो और ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि 1686 केल्विन। सभी का इतना ज्यादा ही है, मतलब 1000 के अराउंड या 2000। देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड को देखो 2850 केल्विन और बॉइलिंग तो 3120 केल्विन, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये यहां से बेटा हमें आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को जानना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसकी प्रॉपर्टीज को बेटा रीड करते हैं कि क्या बोल रहे हैं। यहां पे कह रहे बेटा यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टी फॉर आयनिक कंपाउंड। तो अब यहां पे बेटा आपको मतलब ऑब्जर्व करनी है जो आपको जनरल प्रॉपर्टी बेटा बताएगा, जो पीछे भी हम थोड़ा बहुत देख के आ चुके हैं, तो उसी के बेसिस पे आपको यहां पे सारी जनरल प्रॉपर्टीज बेटा यहां पे बता देगा। सबसे पहले तो कह रहे बेटा फिजिकल नेचर। अगर हम आयनिक कंपाउंड जो बन रहे हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड बन गया, तो अगर हमें इसकी फिजिकल नेचर जानना है, फिजिकल प्रॉपर्टी जाननी है, तो ये कैसा होता है। देखो क्या लिखा है, कह रहा है आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना ये जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और कह रहे हैं कि ये समवट हार्ड होते हैं, यानी कि ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, ये हार्ड कंपाउंड्स होते हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या बता रहे हैं बेटा, इसके पीछे का रीजन बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होकर बेटा अट्रैक्ट हुए होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से मिलके ये आपका कंपाउंड बना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इजिली हम इन आयंस को ब्रेक नहीं कर सकते। तो इससे क्या समझ आ रहा है बेटा, इससे ये समझ आ रहा है इसकी यहाँ पे जो इसका फिजिकल नेचर होता है बेटा वो सॉलिड होता है और बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। और उसका हार्ड होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो ना आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करे हुए होते हैं, इसीलिए। फिर कह रहे हैं दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। और कह रहे हैं अगर आप इसको जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करोगे ना, मतलब ब्रेक करने की कोशिश करोगे, तो ये टूट जाएगा टुकड़ों में। ब्रिटल का मतलब होता है बेटा जो बहुत ही नाजुक होता है, जो इजीली टूट जाए, जैसे शीशा होता है बेटा, कांच होता है, तो कांच को अगर आप हिट करोगे तो वो जैसे टुकड़ों में टूट जाता है ना, तो वैसे ही वो ब्रिटल होता है बेटा, उसको बोलते हैं ब्रिटल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहे कि जो ये होते हैं ना आपके आयनिक कंपाउंड्स जो बने होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, अगर आप इसको जरा सा भी हिट करोगे ना तो ये टूट जाएगा। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये हार्ड नहीं है, हार्ड तो ये है। अब जैसे ग्लास है बेटा, जो कांच में आपको बोल रहा हूँ, शीशा में आपको बोल रहा हूँ, वो होता तो हार्ड ही है ना, अगर आप उसको मतलब अगर आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, वो दबेगा नहीं। लेकिन अगर आप उसको हिट करोगे तो टूट जाएगा टुकड़ों में। तो आयनिक कंपाउंड के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है बेटा, आयनिक कंपाउंड के साथ भी ऐसे होता है, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं, लेकिन अगर आप इसको हिट करोगे तो ये टूट जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं। तो ये पहला इसकी प्रॉपर्टी होगी जो आपको याद रखना, ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। तीन चीजें हैं बेटा यहाँ पे, सॉलिड भी है, ये हार्ड भी है, बट ये ब्रिटल भी है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे अगर आप इसको हिट करोगे तो। फिर अगर आप बात करें बेटा इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो दोनों ही बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अभी हम पीछे देख के आए बेटा टेबल, देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है आयनिक कंपाउंड्स
हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सी टेबल 3.4 अभी हम पीछे ऑलरेडी देख के आ चुके हैं बेटा कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। This is because a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction। कह रहे ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जो कंपाउंड बना है ना, ये स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन से, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनके बीच में बना दी है, जिसकी वजह से इनको ब्रेक करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब ब्रेक का मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने की बात नहीं कर रहा, ब्रेक का मतलब है इनको अलग करना, सोडियम को अलग करना, फ्लोरीन को अलग करना। कह रहा है वो पॉसिबल नहीं है, वो इतना ईजी नहीं है। तो अगर आप इसको मेल्ट करना चाहते हो या बॉइल करना चाहते हो तो वो इतना आसानी से होगा नहीं। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। फिर कह रहे सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे ना ऊपर ये आयनिक कंपाउंड बोल रहा है और नीचे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, एक ही बात है, चाहे आयनिक बोल ले या इलेक्ट्रोवेलेंट बोल ले, एक ही बात है। तो कह रहे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। कह रहे लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, अगर हम बात करें इनकी सॉल्युबिलिटी की कि किसमें डिसॉल्व हो सकते हैं, तो पानी नहीं है फिर भी डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में तो ये इनसॉल्युबल रहते हैं, यानी कि ये डिसॉल्व नहीं होते। और लास्ट आते हैं बेटा कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। A solution of an ion compound in water contain ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution। कह रहे बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का होता है ना बेटा, वो कह रहे कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो सकती है अगर वो सॉल्यूशन में हो रही हो, सॉल्यूशन बोल लो या लिक्विड बोल लो, यानी कि अगर वो लिक्विड स्टेट में हो रही है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, तो वो इजी है, उसमें पार्टिकल्स का मूव करना ज्यादा आसान है। जबकि ionic compound in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure। लेकिन आपको पता है बेटा ionic compound क्या होते हैं बेटा, ionic compound जो है जनरली सॉलिड नेचर के होते हैं, और सॉलिड में करंट को पास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है, इसलिए वो करंट को इजीली जो है ना फ्लो नहीं होने देता। और आयन कंपाउंड क्या बेटा, आयनिक कंपाउंड सॉलिड है, तो इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को यहां पे बेटा कंडक्ट नहीं होने देगा, इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देगा अगर वो सॉलिड फॉर्म में तो। लेकिन अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा। देखो क्या लिखा है, बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। लेकिन अगर वो मोल्टन स्टेट में होंगे बेटा, मोल्टन का मतलब होता है मेल्ट हुए हुए, अगर वो मेल्टिंग स्टेट में होंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है बेटा, कंक्लूजन यही निकल रहा है कि अगर आयनिक कंपाउंड से आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो सॉलिड स्टेट में वो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको मोल्टन स्टेट में बदल दोगे तो शायद फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। कौन, आयनिक कंपाउंड। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। कह रहे हैं हाँ वो मोल्टन स्टेट में यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो कि ऑपोजिट चार्ज का था, ऑपोजिट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इनका अट्रैक्शन बना हुआ था वो लूज हो जाएगा हीट की वजह से। तो आप कर सकते हो, आप मोल्टन स्टेट में कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। डज आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि बेटा अगर ये मोल्टन स्टेट में होगा तो यहाँ पे आयंस जो है इजिली फ्रीली मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर देंगे। तो अब क्या कंक्लूजन निकल रहा है बेटा इन चारों पॉइंट का। तो चारों पॉइंट में सबसे पहले कह रहे हैं कि फिजिकल नेचर की बात करें तो ये सॉलिड होता है और ये हार्ड होता है, लेकिन ये ब्रिटल होता है। और सॉलिड और हार्ड का रीजन ये बता रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन से बने हुए हैं। और आपको बेटा पहले भी मैंने बताया है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं, वो रिपेल नहीं होते, वो दूर नहीं जाते, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं स्ट्रांगली। तो ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, यानी कि इजीली ना ही मेल्ट होते हैं ना ही बॉयल होते हैं। अगेन वही वाली बात आ जाएगी बेटा, क्योंकि इनके बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जिसको ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी लगती है। बात करें सॉल्युबिलिटी की तो सॉल्युबल ये होते हैं बेटा पानी के अंदर, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं बेटा केरोसिन और पेट्रोल के अंदर, दोनों में इनसॉल्युबल होते हैं जबकि पानी में सॉल्युबल होते हैं। और बात करें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से क्योंकि और आयनिक कंपाउंड जो है बेटा सॉलिड नेचर के होते हैं तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन अगर इसी को बेटा सॉलिड फॉर्म से हटा के मोल्टन स्टेट में ला दिया जाए
तो फिर इसके अंदर जो आयंस है बेटा वो फ्रीली मूव कर जाएंगे और ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। अब ये एक्टिविटी में बेटा क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं टेक सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडीन और बेरियम क्लोराइड और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। तो आपको कह रहे हैं कि आप सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, पोटेशियम आयोडीन ले सकते हो बेटा, बेरियम क्लोराइड ले सकते हो, या कोई और जो भी आपके स्कूल में बेटा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हम एक टेबल बनाते हैं बेटा और उसके हिसाब से समझेंगे सारी बातों को। तो देखो 3 चीजें लेनी है बेटा, एक तो हम ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक हम ले रहे हैं बेटा पोटेशियम आयोडीन, पोटेशियम आयोडीन का शॉर्ट होता है बेटा KI, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड का होता है बेटा BaCl2। तो आपको कह रहे हैं ये 3 चीजें ले लो। फिर कह रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दी सॉल्ट। अब क्योंकि बेटा ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं बेटा, ये तीनों की तीनों चीजें आपकी आयनिक कंपाउंड है और अभी मैं आपको बेटा इनकी प्रॉपर्टीज बता चुका हूं, तो इनका फिजिकल स्टेट क्या होगा बेटा, तो इनका फिजिकल स्टेट होगा सॉलिड नेचर का। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बेटा बता के आ चुका हूं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे तो इस एक्टिविटी को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो वो आपसे कह रहे हैं कि इनका फिजिकल स्टेट बताओ क्या होगा, तो इनका फिजिकल स्टेट होगा सॉलिड। फिर कह रहे हैं टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन अ मेटल स्पैटुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। तो फिर आपको क्या करना है, एक चम्मच लेनी है, ये स्पैटुला है ना, एक काइंड ऑफ चम्मच ही होती है जो लेबोरेटरी में आपको मिल जाएगी। तो उसके ऊपर आपको ये सैंपल लेना है और फिर उसको डायरेक्ट हीट देनी है फ्लेम पे। What did you observe? Did the sample impart any color to the flame? Do these compound melt? तो आपसे पूछा कि क्या होगा बेटा, क्या कोई कलर वगैरह में चेंज आएगा फ्लेम वगैरह के उससे, तो वो सब आपको यहाँ पे बताना है बेटा। तो अगर ये चीज आपको वहां पे नहीं मिलेगी, ये चीज अभी आपको पीछे नहीं मिलेगी, ये चीज मैं आपको बेटा यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो कलर का जो ऑफ फ्लेम जो होगा बेटा, जो यानी कि जो आग लग रही है उसका जो कलर होगा वो रहेगा सोडियम क्लोराइड के केस में बेटा ये रहेगा येलोइश कलर का, ठीक है। और पोटेशियम आयोडीन के केस में रहेगा बेटा ये रहेगा वॉयलेट कलर का, काइंड ऑफ पर्पलिश कलर का। और बेरियम क्लोराइड के केस में बेटा रहेगा ये पिंक वाइट कलर का, मतलब कुछ इस टाइप का कलर आपको फ्लेम का देखने को मिलेगा। फिर कह रहे बेटा कि डू दीज कंपाउंड मेल्ट, तो ऑब्वियसली नहीं बेटा, मेल्ट तो ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इनका बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अभी पीछे हमने देखा था। हाँ, अगर आप उसको इतनी हीट दोगे जितना इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है तो शायद ये मेल्ट हो जाएगा, अदरवाइज तो ये मेल्ट नहीं होंगे। फिर कह रहे हैं ट्राई टू डिसॉल्व द सैंपल इन वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, और कह रहे हैं कि इनको अलग अलग उसमें बेटा वो करो, डिसॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो क्या होगा, तो देखो वाटर, पेट्रोल और केरोसिन में देखें तो तीनों ही बेटा सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होंगे, पेट्रोल और केरोसिन में डिसॉल्व नहीं होंगे, ना ही पेट्रोल में होंगे ना ही केरोसिन में होंगे, ये भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर दिस एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इन अ सॉल्यूशन ऑन वन सॉल्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, टेस्ट द अदर सैंपल टू इन दिस मैनर। तो देखो आपको क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं नीचे एक सेटअप दिया हुआ है, देखो ये रहा, नीचे एक सेटअप दिया हुआ है और कह रहा है इस तरीके से आपको इसके अंदर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है बेटा, सॉलिड नहीं सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन बनाओगे तो बेटा ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में होगा तो ये तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो याद रखना इसने क्या बोला, इसने बोला सॉल्यूशन स्टेट में बना दो इसको। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन स्टेट में करोगे बेटा तो फिर अब क्या होगा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है तीनों ही जो है ना कंडक्ट कर देंगे, तीनों ही कंडक्ट कर देंगे। तीनों क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि ये सॉल्यूशन स्टेट में है। अगर ये सॉलिड स्टेट में होता तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेना है आपको, यानी कि लिक्विड फॉर्म में लेना है, तो यस अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। बट अगर सॉलिड स्टेट में लेते तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर पाता। बस इतना ही बेटा हमारे पास ये चैप्टर में और इस एक्टिविटी के अंदर।